मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, ये वाला फीलिंग है ना, ये वाला हर किन्नर को चाहिए। मैं किन्नर हूँ फिर भी 4 लोगों में गले में हाथ डाल के मेरे साथ गाना गाते, ये मेरी लाइफ में नहीं होते तो आज शिवलक्ष्मी आपके सामने नहीं। मेरी सास को तो बहुत बार लोग बोलते थे तभी नया नया कि क्या तूने अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर ली, घर में एक हिजड़े को, एक किन्नर को बहू बना के लाया। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई कॉलेज की ज़िंदगी में भी मैंने देखा कि मेरा नाम छोड़ के बच्चों को मुझे कोई ना कोई निकनेम देना था, वो भी फीमेल निकनेम देना था। एक किन्नर होके भी कैमरास के सामने या फिर इतनी सारी पब्लिक के सामने एक औरत की तरह एक आदमी के साथ बैठ के डंके की चोट पे पति पत्नी वाला फीलिंग है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। ससुराल जाने वाली शायद मैं पहली किन्नर, लोगों को भी या रिश्तेदारों को भी वो बहुत मतलब इससे बताता है, प्राउडली बताते हैं, हाँ शी इज माय वाइफ। लड़कियां धोखा दे सकती है, ट्रांसजेंडर कभी धोखा नहीं दे सकती। केस फाइल करने अगर कोई ट्रांसजेंडर जाती है किसी भी तरह का, तो पहले तो पुलिस प्रशासन की तरफ से उसे कहा जाता है कि तुम लोग हिजड़े हो, जाके नंगा नाच करो, जाके तालियां बजाओ, तुम लोगों को क्या जरूरत है पुलिस की, तुम लोगों को क्या जरूरत है केस करने की। मेरे पापा स्ट्रिक्ट है तो मेरी मम्मी कहती तेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, जीते जी तो तुझे कन्वर्ट नहीं होने देंगे। भाई ने प्रॉपर्टी के लिए मुझे बहुत मारना, भाई ने उसके दोस्त के साथ मिलकर एक दुपट्टे से मुझे फांसी देने की कोशिश। हमारी सोसाइटी में अक्सर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हीन भावना से देखा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में एक ऐसा परिवार है जिसने इस धारणा को तोड़ा है। इस परिवार के बेटे ने एक ट्रांसजेंडर से शादी की और पूरे परिवार ने इस डिसीजन को खुशी खुशी सपोर्ट किया। आज उनके शादी को 5 साल हो गए हैं, तो आइए जानते हैं उन्हीं से उनकी कहानी। शिवलक्ष्मी जी, संजय जी, वेलकम। दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए, आप दोनों की मुझे लव स्टोरी जाननी है। आप लोग कब मिले, कहाँ मिले और प्यार कैसे हुआ? अभी मुझे ऐसे लगता है कि ये घिसी पिटी पुरानी कहानी हो गई है लोगों के लिए, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दो दिल मिलते भी है, बिछड़ते भी हैं। उसी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये दो दिल मिले थे। अच्छा, टिकटॉक पे मिले थे आप लोग? हाँ, नहीं, टिकटॉक पे देखता था मैं, लेकिन टिकटॉक बंद होने के बाद यूट्यूब देखता था, उसके बाद इंस्टा पे तो बाद में आया मैं, यूट्यूब ज़्यादा। यूट्यूब पे मतलब उन्होंने देखा था कि मेरा एक सीरीज चल रहा था सागर मंथन, अबाउट माई किन्नर लाइफ ना, तो सागर मंथन एक दुहेरी जीवन प्रवास नाम से मेरी एक सीरीज चल रही थी। उसमें मैं अपनी पूरी कहानी बता रही थी। अपनी कहानी में जो बताते हैं ना कि एक लड़का होता है या फिर वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या फेस करता है, फिर वो कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, तो ये सब उनको थोड़ा सा बुरा लगा था शायद, और उन्हें लगा था कि इसके पीछे कोई नहीं है। और तभी ऐसी वाली फीलिंग थी ना मेरी कि शायद अभी मैं आपके सामने नहीं होती। 5 साल पहले जब लॉकडाउन का पीरियड था, तो अगर संजय मेरी लाइफ में नहीं होते तो आज शिवलक्ष्मी आपके सामने नहीं होती। क्यों कहती आप ऐसा? आप उनसे ही पूछिए। बताइए। क्योंकि मैं जब यूट्यूब देख रहा था इसका, तो इसके घर में बहुत ऐसा झगड़ा वगैरह सब चलता था, इसको मारने की धमकी दे रहे थे। कौन? भाई मेरे भाई लोग इसके। आपके भाई? नहीं, मेरे भाई क्यों देंगे? आपके भाई। हाँ। प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी के लिए। अच्छा। तो फिर ये ऐसे लाइव आती थी, रोती थी, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास मेरे ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, ऐसा वैसा बोलती रहती थी। मैं देखता था, जॉब से आके मैं जब छुट्टी मिलती तब देखता था, अरे इतना इसको तो इतना सब कुछ है, एक आदमी के लिए क्या लगता है, रोटी मकान कपड़ा वगैरह कुछ लगता है। तो मैं बोला चलो ठीक है। मैं एक दिन इसके घर पे गया और खाना पीना खा लिया, और उसके बाद हम दोनों मतलब पहले ही
पहले ही दिन जिस दिन टेडी डे था, फरवरी का महीना था और वैलेंटाइन वीक चल रहा था, 12 फरवरी। 12 फरवरी। हाँ, मेरे से ज़्यादा उनको याद है एक्चुअली। लिटरली मैं भूल जाती हूँ। नहीं बताओ, मतलब ये किन्नर के लिए तो ये इमेजिनेशन नहीं को कर सकते। मतलब उनका तो वैसे इतना नाम खराब है शादियों में कि उन्हें वैसे ही ना कोई डेट्स याद होती है ना कुछ याद होता है, उनको तो ये भी दिन याद है, बताओ। मतलब ये उनके लिए लाइफ में ऐसा मोमेंट है ना, स्पेशल मोमेंट है कि उनको। हाँ नहीं, उनके लिए तो बस स्पेशल है। मेरे लिए तो ये ऐसा है ना कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ। मैं ही क्या, कोई भी किन्नर कम्युनिटी की पर्सनैलिटी ये इमेजिन नहीं कर सकती है कि मेरी इस दिन मैं इनसे मिली थी। उनको फर्स्ट टाइम मिला हुआ डेट भी याद है, फर्स्ट टाइम बाहर कब डेट पे लेके गए थे वो भी याद है, घर पे फर्स्ट टाइम कब लेके गए थे वो भी याद है। मैं अपनी एनिवर्सरी तक भूल जाती हूँ, वो मुझे 15 दिन पहले याद दिलाते। हो गए 4 साल, हो गए 5 साल। अभी तो 5 साल हुए आपको। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले, मतलब अभी 5 साल 1 महीना और ये आज के ऊपर के 7 दिन। हाउ ब्यूटीफुल। किस तरीके की बातें हुई थी आप में इनिशियली जब आप लोगों को लगा कि वी आर द वंस फॉर ईच अदर? नहीं, हमेशा जैसे लड़का लड़की मिलते हैं ना, उससे थोड़ा सा हट। तो आप लोग एक आपके बहुत दुख के समय में मिले थे, तो वो कौन सी बातें थी और कौन से इनके तरफ के वो एक्शंस थे जिसके वजह से आपको लगा कि मुझे इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़के होते हैं ना, जो शाय शाय दिखते हैं। ये मतलब शाय दिखते हैं, है नहीं बस, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, अलग डेटिंग होती है गर्ल्स एंड बॉयज़ की। हम लोगों की ऐसी थी, घर पे आए टेडी डे के दिन, आई थिंक 12 फरवरी के दिन आए थे, और उसी दिन उन्होंने मेरे साथ खाना खाया। खाना खाने जब बैठे तो मेरी मम्मी के बाद अगर किसी ने मुझे खिलाया था तो ये थे। मतलब मैंने रबड़ी बना था घर पे, और हमारे महाराष्ट्र में बैंगन, भरवा बैंगन बनता है, और दाल चावल ऐसा बनाया था। मेरे शिष्य ने बनाया था और इन्होंने वो सब लिया, और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले कटोरी उठा के पहला निवाला मुझे खिलाया था। वो फोटो आज भी मेरे पास, मेरे मोबाइल में नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, उनके पास है? मेरे मोबाइल में आपको सब मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम मिले थे वो, देन उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम खिलाया, वो मुझे मिले, और उसी दिन उन्होंने कहा कि इतना बड़ा घर है तेरा, इतने सारे शिष्य है तेरे, सब तू करती है, सब अपना अपना जगह पे सेट है, लेकिन प्रॉपर्टी की वजह से तू अपनी ज़िंदगी के इसमें क्यों लगी है, तू ये सब छोड़ दे। तो मैंने कहा कि ये अपनी, मेरे माँ बाप की है सब प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कहा को तुझे मुझ पे भरोसा है? मैंने बोला मैं तो आज ही मिली हूँ आपसे। तो बोले हाँ, लेकिन कोई एक होता है ना। ये सब उन्होंने पहले दिन बोला आपको? ये फर्स्ट डे का बता रही हूँ मैं, फर्स्ट डे का सीन बता रही हूँ आपको, कि ये बैठे, उन्होंने खिलाया मुझे। मतलब मैं बहुत भावनिक हो गई, और मुझे लगा कि माँ के बाद अगर किसी ने मुझे खिलाया है तो ये पर्सन थे। और फिर हम खाना खाने के बाद बैठे, बहुत सारे चॉकलेट्स लाए थे मेरे लिए। उन्होंने कहा कि चॉकलेट डे के दिन तुझे चॉकलेट नहीं दिए थे, चॉकलेट लाए। तो मैंने कहा कि देखिए, आप अगर वीडियोस में देख रहे थे मुझे, तो आप लड़की समझने की गलती तो नहीं कर दी ना आपने। मैं एक किन्नर हूँ, एक ट्रांसजेंडर हूँ, मैं मेल टू फीमेल बॉडी में आई हूँ। तो बोले हाँ मुझे तो सब पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तू पैसों से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को अहमियत दे। फिर उन्होंने कहा कि तू क्या मुझसे शादी कर लेगी? मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ के मेरे साथ चला, एक नई ज़िंदगी बसाना, नई ज़िंदगी में मैं तेरे साथ रहूँगा, तुझे जो चाहिए वो तू हासिल लेकिन कर मैं ऐसा क्यों बोला था मालूम है क्या? ये रो रही थी, इसको सब हो रहा था वो, तो बोला ये घर पैसा कुछ काम का नहीं रहते, जिंदगी रहती तो सब रहते हैं, इसलिए ये छोड़ के आ जा, तू आराम से रहेगी, तू अकेले भी रहे, मैं साथ में रहेगा, मेरे घर वाले सब तेरे साथ में रहेंगे। जब जिंदगी रहेगी ना, आदमी जीवित रहेगा तो सब मिलता है, जाने के बाद कोई नहीं मिलता। मरने के बाद तो दुश्मन भी अपने पास रोने के लिए आते हैं, जब जिंदा रहता तभी कोई नहीं आता है। बस यही बात है यही ना? बात है। तो फिर अपने घर पे, फिर घर पे सिचुएशन कैसी थी? मतलब प्रॉपर्टी भी इशू था, फिर आप दोनों के रिलेशन के बारे में? फैमिली में जल्दी बताया नहीं था हमारे। पर आपने उसी दिन हाँ बोल दिया था इनको, पहले दिन? नहीं नहीं, इतनी जल्दी तो लड़की भी हाँ नहीं बोलती, मैं कैसे बोलूँगी। तो मैंने, मतलब लड़कों की इंटेंशंस ना कुछ अलग अलग होती है, तो आई थॉट कि लड़के ये मस्का पॉलिश वाला किस्सा, तो मुझे लगा ऐसा कुछ होगा। लेकिन उनका कहना था कि ये सब छोड़ दे। सोचो ना, कोई मेरे पैसों के लिए या मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझसे शादी कर रहा है, तो वो क्या कहेगा, इनको भगा दे और तू ये इस पे कब्जा मिला ले, मैं मदद करता हूँ। ऐसा कहेगा ना।
बट ही वाज सेज कि तू ये सब छोड़ दे, मैं हूं ना, मेरे साथ चल। तुझे लगता है ना कि तू बहू बन के नहीं रह सकती है, हम अलग घर लेके रहेंगे, मैं तुझे सुबह शाम तुझे जो काम है तू अपना कर, मैं तेरे साथ आऊँगा, उठूँगा, बैठूँगा, मैं अपना काम करूँगा, तू अपना काम कर। ये भी उन्होंने कहा। तो मैंने उनको कहा कि आप अपने फैमिली को बताइए, अगर आपके फैमिली मेम्बर अगर मुझे एक्सेप्ट करते हैं तो हम शादी कर लेंगे। पर तब तक आपको इनके लिए क्या फीलिंग्स थी? नहीं, वो फर्स्ट डे मिलता है कोई लड़का, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम खिलाया, दिल में ऐसा थोड़ा सा झाड़ू मार के थोड़ी जगह बना ली थी। फिर उसके बाद उन्होंने जब शादी और ये सब चीज़ों के लिए कहा कि मैं तेरे साथ रहूँगा आखिरी सांस तक वगैरह वगैरह, बहुत सारी बड़ी बड़ी फेंकी थी। हाँ, लेकिन वो निभा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा ये मत बोलिए। लड़के फेंकते हैं ना, तो उस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही थी। और उन्होंने मुझे जब कहा कि मैं तुझे एक्सेप्ट कर लूँगा, मेरी फैमिली का कुछ नहीं है, मेरी फैमिली को मैं जो बोलूँगा मेरी फैमिली वो कर लेंगी, ऐसा कह के उन्होंने अपनी मम्मी को बताया। 13 फरवरी को हम दोनों फर्स्ट टाइम डेट पे मिले हमारे इनके गांव के पास एक मतलब 12 को आप लोग मिले, हाँ, उसके बाद 13 को फिर से मिले। 13 को फिर से मिले, और 13 को फिर से मिले मतलब मैं वहाँ गई, जिस गांव में ये रहते हैं वहाँ से यहाँ ये वाला जो पैठनी के लिए फेमस है वहाँ गई, और वहाँ पे इन्होंने मुझे पाव भाजी और पानी पूरी खिलाया। और ये फर्स्ट डेट थी, मतलब पानी पूरी और पाव भाजी खिलाया। मैं क्या देखना चाहती थी कि ये मुझे किसी कैफ़े टाइप में किसी इसमें लेके जाते हैं या फिर पब्लिक प्लेस में मेरे साथ खाते हैं। तो लिटरली इन्होंने मुझे ऐसा बाहर पूरा गार्डन टाइप पब्लिक प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज, फूड मॉल जैसा है, और सब बाहर बैठे हैं, पूरे आने वाले जाने वाले लोग देख रहे हैं, ये मेरे साथ बैठ के मुझे पानी पूरी खिला रहे हैं। और ये मुझे देखना था कि ये कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने ये किया। मैं घर चली गई। 14 को हमने वापस मिलने का डिसाइड किया, लेकिन उस दिन इन्होंने मुझे घर पे इनवाइट किया। इन्होंने सुबह सुबह फ़ोन किया, अपनी मम्मी से मुझे मिलवाया। इनकी मम्मी बैठी हुई थी, वीडियो कॉल पे इनकी मम्मी को दिखाया, और फिर उनकी मम्मी ने घर पे इनवाइट किया और मैं इनके घर पे गई। हाँ, नाइस। जब आप लोग बाहर गए पाव भाजी पानी पूरी खाने के लिए, तब आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन था? आपका ध्यान गया कुछ? नहीं, मैंने ऐसे देखा कि आजू बाजू के लोग बस मतलब ऐसा देख रहे हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है ना। किन्नरों के बारे में समाज में एक अलग तरह से मेंटेलिटी है। तो हर एक किन्नर देखिए, सभी आदमी सेम नहीं होते। कोई आदमी देवता स्वरूप होता है, कोई महात्मा होता है, कोई संत होता है, कोई बलात्कारी होता है, कोई चोर होता है, कोई डकैत होता है। औरतों में भी वैसी वाली बहुत कैटेगरीज है, तो किन्नरों में भी तो वैसी कैटेगरीज होगी ना। तो उसमें से एक अलग कैटेगरी में मैं भी आती थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 24-25 ईयर्स एज ए मैन, एज ए बॉय मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी कि उस शरीर में मैंने कैद होके सब देखा था। उसके बाद बाहर आने के बाद मुझे खुल के रहना था। तो मैं बहुत सारी तरीके से ना, एक औरत वाला फीलिंग होता है ना, उस तरह से रहती थी। और उस वक्त इन्होंने मुझे जो सपोर्ट किया, फिर घर पे बुलाया, घर पे बात हुई। देन आफ्टर थोड़े दिन हमारा यह सिलसिला चलता रहा। फिर भाई ने प्रॉपर्टी के लिए मुझे बहुत मारना या फिर रूम में कैद करके रखना, ये वाली सब चीज़ें करना शुरू किया। फिर एक दिन भाई ने उसके दोस्त के साथ मिलकर एक दुपट्टे से मुझे फांसी देने की कोशिश की। आपका सगा भाई? मेरा सगा भाई। और उस वक्त आपके फैमिली में कौन कौन थे? मेरा भाई और भाभी तभी मेरे साथ थे, उनका एक छोटा बच्चा था। छोटा, सबसे छोटा भाई और भाभी तो मुंबई चले गए थे, और मम्मी पापा तो नहीं थे। तो बस हम 3 ही लोग थे। मतलब उनको मेरी जो अर्निंग्स थी ना, उनको ऐसा लगता था कि सब कमाए और हमें ला के दे, या ये जो भी इसको मिलता है ये सब हमारा है। उस तरह से ये अभी घर है, तो घर, प्रॉपर्टी, मेरी 4 व्हीलर्स थी, 2 व्हीलर्स थी, बहुत सारा गोल्ड था मम्मी के तरफ से भी, मेरा वाला भी। तो ये सब होता है। जैसे गुरु शिष्य परंपरा में आती हूँ, तो हमें जैसे गुरु को अपनी शिष्य कुछ ना कुछ भेंट देते रहते, तो सब आता था, तो उनको लगता कि ये सब हमारा है। तो उनको वो घर भी चाहिए था, और उनको वो गाड़ियाँ भी चाहिए थी, सब चाहिए था, और लेकिन मैं नहीं चाहिए। तो ये उन्होंने देखा। फिर उन्होंने थोड़ा सा टॉर्चरिंग करना शुरू किया। मैंने इनको बताया। लिटरली 14 अप्रैल का दिन था, 14 अप्रैल, मतलब देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, आफ्टर 2 मंथ्स 14 अप्रैल के दिन रात को इनकी मम्मी, इनके भाई और ये आए
मेरे भाई के साथ बहुत सारी ऊंच नीच बातें भी हुई। लेकिन मेरे भाई ने इनको बोला, भाभी ने बोला कि तू प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रहा है, तो फटाक से इनका पहला वर्ड वही था, ये सब तुम लोग रख लो, मैं उसको बोलता हूँ ये सब आपके नाम पे कर देगी। नहीं, वो अप्रैल के दिन मेरे घर पे आया था। अच्छा, इनका भाई। इनका भाई, वो इनको 2-3 लेने लड़के लेके आया था। मैं उनके वाइफ के लिए वो मांडा, वो रोटी बोलते हैं ना, पूरन पोड़ी। पुरम पोड़ी, वो लेने के लिए मैं मेरे मौसी के घर पे गया था। वो लेने के लिए, उसके लिए तो वो घर पे आया, वो ये करने लगा, थोड़ा सा झगड़ा करने लगा। बोला तुम्हारा लड़का हमारे इधर आता है, उससे पैसे लेता है, ऐसा ऐसा बोल रहा था। प्रॉपर्टी के लिए आता है। मेरे को घर वाले ने फ़ोन किया, मैं उधर से फटक से आ गया। वो मेरे से बात किया, चल तू मेरे साथ आप भी चल। बोलो क्या हुआ क्या हुआ? वो नहीं तू चल अभी, नहीं तो उसको मैं मार डालेगा। हाँ, ऐसा मेरे भाई ने उसने अच्छा, मतलब कि वो लोग आपको भी मार डालेंगे? हाँ, नहीं, इसको इसको मार डालेंगे। इसको मार डालेगा। हाँ, उसने क्या किया, मेरा मोबाइल लिया, मेरा फ़ोन पे चेक किया, तो उसमें तो कोई दिखा नहीं। उसको ऐसा लग रहा था कि ये मेरे को पैसा ट्रांसफ़र करते। ऐसा उनको लग रहा था। हाँ, उसको मैं बोला ये मोबाइल ले तू तो उसने देख। सब तरफ से देखा देखा। और फिर घर पे लेके आया। इनकी मम्मी, इनका भाई और ये आए। फिर बहुत सारी बातें हुई, बहुत ऊंच नीच हुई। मेरी भाभी ने इनको ये भी बोला लास्ट में कि ये तू सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है, लेकिन इन्होंने उस वक्त बोला था कि ये सब आप चाहो तो मैं अभी लिखवा के दे सकता हूँ, मैं बस उसको लेके जाऊँगा। और मेरी सासू माँ बहुत मतलब समझदार पर्सनैलिटी की, उन्होंने बोल दिया कि तुझे हम पे भरोसा है ना, हम तुझे संभालेंगे, तू हमें 1 रुपया ना दे, तू बस जिए, ये हमारी इच्छा है। और उन्होंने ये परफेक्टली करके दिखाया है 5 सालों में। वो प्रॉपर्टी मैंने 31 ऑफ मई को, मैंने 30 मई या 31 मई को मैंने अपने भाई के नाम पे सब लिख के दे दिया। अच्छा, उनको अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दिया आपने? की नोस्पिन होती है ना, ये भी निकाल के देने को बोला था इन्होंने। ये जो रिंग्स होती है या फिर ये वाला पहनते, ये भी निकाल के दे दिया था। इन्होंने ही मुझे चप्पल लिया था, इन्होंने ही साड़ी लिया था, इन्होंने ही गजरा से लेके बिंदी से लेके सारी चीज़ ये लेके आए थे। इन्होंने मुझे बोला था कि बस तू साड़ी पे आ जा, साड़ी पे मेरे साथ चल। मतलब एक सा हम कह लिटरली 2 जोड़े कपड़े में? 2 जोड़ी नहीं, एक ही जोड़ी कपड़े में आई थी मैं। और वहाँ से मंदिर गए और इनकी फैमिलीज आई, शादी हुई। और उसके बाद में भाई ने फिर से हम लोगों को टॉर्चर करना शुरू किया कि इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे चाहिए। तो फिर इन्होंने एक दिन अच्छा, मतलब तब उनको इनके पैसे चाहिए थे? हाँ, अभी ये पति के घर पे चली गई ना, अभी तो घर तभी नाम पैसा चाहिए तो उनको। तभी भी और अभी भी चाहिए। अभी भी मुझे धमकी के फ़ोन्स आते हैं जब भी मैं किसी वीडियोस में या पॉडकास्ट में जाती हूँ, तो अभी भी मुझे धमकी के फ़ोन आते हैं कि मैं तेरे पति को उठा लूँगा, या फिर तू अगर मुझे इतने इतने पैसे नहीं देगी तो फिर मैं देख क्या करूँगा, ये सब तो इस वीडियो के बाद भी आप परेशानी में आ सकते हैं? नहीं, अभी तो मैं परेशान है। मैंने तो अभी डिफॉर्मेशन, क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का केस डाल दिया, मतलब मानहानि का केस तो डाला मैंने। ऊपर से मैंने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 18 के अंडर जो भी प्रावधान है उस तरीके से सारी चीज़ें देखते हो कि तू हिजड़ा है, तुझे क्या करने हैं, पैसे ये वो से लेके ये जो है रिकॉर्डेड मेरे पास, ये सब मैंने सबमिट कराया और एक अच्छे से वकील को लगाकर अभी उस पर मानहानि का केस करवाया। तो अभी लिटरली एक 1.5 महीना हो गया होगा कि अभी वो मुझे फ़ोन नहीं करता है, लेकिन मेरे सारे रिलेटिव्स को फ़ोन करता है। उनको सबको बोलता है कि देखो मेरा ऐसा हो गया। जिस बीवी ने इनको टॉर्चर किया था और बोला था ना, वो बीवी अब शांत हो गई। मतलब 2 साल पहले अचानक से उसको शायद घर में मम्मी दिखी थी, या घर में उसको बोला कि इनकी मम्मी मुझे अचानक से दिखी, और फिर वो उसके बाद थोड़ी पैरालाइज हो गई, उसके दिमाग पे असर हुआ और वो लक्ष्मी पूजन के दिन उसी साल अच्छा, मतलब आपकी मम्मी अभी नहीं है? नहीं, मेरी मम्मी तो मेरी शादी से 10 साल पहले चली गई थी। और वो उनका ऐसा माना था कि उनको आपकी मम्मी दिखी? हाँ, वो मतलब आजू बाजू के लोग भी बताते हैं और वो भाई भी अभी बताता है। फिर भी वो उस घर में वैसा हुआ, उसके बाद वो तो शांत हो गई। जिसने मतलब मुझसे जो छीन के लिया ना प्रॉपर्टी, जिन्होंने इनको टॉर्चर किया था कि तू पैसों के लिए कर रहा है, ये कर रहा है, वो भाभी नहीं रही अभी इस दुनिया में। मतलब उसी साल लक्ष्मी पूजन के दिन, शादी के बाद के साल लक्ष्मी पूजन के दिन वो शांत हो गई और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और वो प्रॉपर्टी के लिए जो भाई अभी दर मुझे जितना टेंशन दिया था, तो अभी वो खुद, उसको ना खिलाने पिलाने वाला कोई है, उसकी जो बच्ची थी वो भी उसके ससुराल वाले लेकर गए और वो अभी अकेली ज़िंदगी जी रहा है। मतलब ये बता, अभी ये तो ऐसा कहते हैं कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। उसने तुझे अकेले करने का जो ठाना था, अभी वो खुद अकेला हो गया है, इसीलिए वो अकेले
मेंटली डिस्टर्ब है और वो कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है, वो तेरी कमाई पे खाता था, थोड़ा थोड़ा बेच बेच के उसने 4 साल निकाले, अभी उसके पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा घर के अलावा, तो तुझे वो अभी टॉर्चर कर रहा है। एज अ सिस्टर जब आप ये सब देखते हो अपने भाई को आज ऐसा, तो कैसा लगता है? मैंने ट्राई किया ना उनको अपना करने के लिए। देखो मैं घर में बड़ी थी, तो घर का बड़ा जो होता है ना वो अपने माँ बाप की जगह पे होता है, और जब भी घर के बड़े को लगता है कि गलती हो ना हो फिर भी ये बच्चा है, तो मैं आज भी बच्चे की तरह ही उसको ट्रीट करने के लिए रेडी हूँ। मैंने करके ट्राई करके भी देखा, जब उसकी वाइफ जब एक्सपायर्ड हुई तो उसकी वाइफ जाने के बाद उसका 10वां 13वां तो मैंने ही किया। 10 दिन घर में जितने मेहमान आए थे मेरे हस्बैंड ने खुद बाजार जा जा के सुबह 5 बजे उठ के जाते थे, थैला भर भर के सब्जियां लाते थे, क्योंकि घर में 50 मेहमान थे। ये खुद जाते थे, खुद लेके आते थे। मैं तो घर में बैठी थी क्योंकि मेरी भाभी चली गई थी, तो ये खुद जाते थे लाते थे, सब घर में यही करते थे। मतलब घर के लोग बाहर नहीं निकलते हैं 10 दिन, तो यही एक इंसान थे कि जो उस घर में उस दिन तेल या उस घर में जो पकता था वो इनकी बदौलत पकता था। अच्छा, जिस घर ने इनको बिल्कुल मतलब प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है ऐसा बोला था, उसी इंसान की 10वीं या 13वीं के लिए इसी इंसान ने सब किया था। मतलब तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने माफ़ी मांगी आपसे जब आप उनके बुरे टाइम पे साथ में थे? तो नहीं, इसने छोटे से बड़े इसने किया तो इसकी माफ़ी नहीं मांगी तो मेरे क्यों मांगे? हाँ, बट जब आज कोई भी नहीं है, फैमिली मेंबर्स नहीं है, लव्ड वंस नहीं है, तो कुछ नहीं माफी नहीं, वो तो माफ़ी मांगेंगे, पहले पैसा दो, उसके बाद माफ़ी मांगेंगे। ऐसा उन्होंने कहा? नहीं, वो तो करेंगे ना, मतलब उनका अभी जब भी वो बात करेंगे तो पहला माफ़ी अगर मांगी तो आप उन्हें माफ़ कर दोगे? आप भी? ये देखो, ये बड़ी है, मैं उनसे भी छोटा है शायद, मेरे को मालूम नहीं, मैं भी उनसे भी छोटा हो सकता है कि वह बड़ा हो सकता है। जब छोटा गलती करता है ना तो बड़ों को माफ़ करना पड़ता है। अच्छा, कट टू जब आपने बताया कि आप लोग बाहर गए, पाव भाजी पानी पूरी खाई और सब लोग देख रहे थे, उसके बाद फिर घर पे भी बात हो गई थी आपके, राइट? अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके मदर इन लॉ ने आपको इतने होल हार्टेडली वेलकम किया, बहुत प्यार से किया। तो वो सिचुएशन कैसी थी आपके घर में? वो ना बहुत प्यारी है। जब आप उनसे पहली बार मिली तो क्या आया था आपके दिमाग में? वो ना बहुत प्यारी पर्सनैलिटी। मेरी सास जो है जैसे पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनका हार्ट है ना एकदम प्योर है, और एजुकेटेड हार्ट है उनका। जैसे पढ़े लिखे लोगों का भी इतना सेंस नहीं होता है ना, उतना है उनका। कि उनका कहना था कि दुनिया वाले जो भी कहे, तू भी एक इंसान है, तू अब औरत है ना, तो औरत की तरह रहना ये तेरा काम है। तो तू औरत की तरह, अगर मेरे बेटे ने तुझे एक्सेप्ट किया है तो बहू की तरह तुझे संभालना मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने उस तरह से, बहुत सारे रिश्तेदारों ने टॉर्चर किया, इनके दोस्तों ने, मेरे दोस्तों ने, उनके फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बहुत बार बोला। मेरी सास को तो बहुत बार लोग बोलते थे तभी नया नया कि क्या तूने अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर ली, घर में एक हिजड़े को, एक किन्नर को बहू बना के लाया। मेरी सास कहती थी मेरा बेटा है, मेरी बहू है, तुम अपने घर का देखो, मैं अपने घर का देखूंगी। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है। इतनी क्लैरिटी उन्हें कहाँ से आई? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब आज की जनरेशन मैं समझ सकती हूँ कि डिफरेंट है, पर वो जिस जनरेशन को बिलोंग करती है, इतना उनमें कहाँ से आया? नासिक जैसी जगह, उसमें भी एक बहुत छोटी जगह से आती है, तो कहाँ से उनमें एक करेज और इतना एक ओपन माइंडेडनेस कहाँ से आया? ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, पत्थर फोड़ के बावड़ी बनाते हैं ना, वो काम करती है जब से उनको समझता है। और एक गरीब घर से वो अपने आप को उन्होंने स्टेबल बनाया, और उन्होंने पूरा घर, जो झलटे फैमिली है, उन्होंने पूरी झलटे फैमिली को स्टेबल किया। और वही एक पर्सनैलिटी थी कि उनको लोगों से बात करने का तरीका, लोगों में घूमते वक्त उनको ये पता था कि लोगों में घूमने के बाद कैसी बातें होती है और बातें क्यों होती है। ये सेंस जिसको होता है ना कि बातें क्यों होती है, तो कुछ चीज़ें होती है कि कालांतर के साथ आगे बढ़ते बढ़ते लोग भूल जाते हैं, थोड़े दिन कहते हैं। उसी तरह से वो मुझे भी कहती थी या इनको भी कहती थी कि थोड़े दिन लोग बोलेंगे, लोग ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन मेरी सास कहती थी कि तुम लोगों को भूलने मत देना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और इसीलिए हम लोगों ने 5 साल में किसी को भूलने नहीं दिया कि यस हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये भूलने नहीं दिया हमने लोगों को। उनका कहना था कि औरत और मर्द शादी करके 1-2 साल में भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, या फिर रिलेशंस में, अफेयर्स में, इन सब चीज़ों में पड़ते हैं। लेकिन आप दोनों हर साल लोगों को बताते रहना, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया,
और आज भी वही हमारे एनिवर्सरी का केक काटती है। इस साल भी एनिवर्सरी का केक उन्होंने ही लाया था और एनिवर्सरी उन्होंने ही मनाई मेरी। बाकायदा इनको इनको कपड़े लेना, मुझे साड़ी लेना, वो भी ब्लाउज के साथ साड़ी मुझे देना और केक कटवाना, कि आज 5 साल हो गए फिर भी मेरा बेटा और मेरी बहू एक ही जगह पे है। मतलब जो देखते हैं दुनिया में, तो उनकी स्टेबिलिटी इसकी वजह से है कि वो दुनिया में घूमी है। तो वो भी हमेशा कहती कि लोग तो बोलते रहेंगे, मतलब हिंदी में कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वही वाली मेंटेलिटी वो रखती है और आज भी रखती है। जस्ट इंटरव्यू के आते वक्त भी उनका कॉल आया था, तो छोटी छोटी चीज़ें भी मुझसे शेयर करती हैं। देखिए उसके बाद, शादी के बाद या फिर अभी इतनी मेरे 5 साल की निजी ज़िंदगी में मुझे ना फ्रेंड्स है, ना फ्रेंड सर्कल है, ना मैं किसी से अपनी दिल की बात शेयर कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत हो तो वो मेरी सास है। अगर मुझे सिस्टर नहीं है तो मेरी सिस्टर की ज़रूरत हो तो वो भी मेरी सास है। मुझे माँ की ज़रूरत हो तो वो भी मेरी सास है। मतलब वो एक ऐसी पर्सनैलिटी, मल्टी पर्सनैलिटी है आज मेरी ज़िंदगी में, कि वो सारे किरदार मेरे निभा रही हैं, कि सभी तरह से वो मुझे समझ लेती है। माँ की तरह डांटती भी है, सास की तरह समझाती भी है, और बहन की तरह मुझसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करती है, और फ्रेंड की तरह मुझे क्या करना है ये भी दिखाती है। तो आज हम दोनों को एक साथ रहने का एक ही मकसद उन्होंने रखा है कि दुनिया को ये दिखा दो कि जो कोई नहीं कर सकता वो हमने करके दिखाया। तो आज वही है हमारे आइडियल की मेरी सास, कि जिन्होंने हम लोगों को इतना सपोर्ट किया और आज भी करती है। एक रेगुलर शादी में भी कोई लड़की अपनी सास को इतना अच्छा तारीफ नहीं करती जितना आपने कर दिया, सोचिए। दैट्स सच अ कॉम्प्लीमेंट एंड दैट्स सच अ गुड थिंग। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये वाला सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं लगता है। कैसा है कि जो है ना रियलिटी, वो मुझे बोलना अच्छा लगता है। जैसे अभी आज मैं अपने भाइयों के बारे में बोल रही हूँ, जिन्होंने मेरे साथ क्रूरली इतना सब कुछ किया। अगर मेरी सास करती तो मैं वो भी बोलती ना, मैं क्यों शर्माती। ऐसा थोड़ी ना, अभी तो मैं अपनी स्टेबल हूँ, इन्होंने मुझे ऐसी जगह पे बिठा दिया है कि मैं अपना सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ अपने हिसाब से हो सकता है। लेकिन इन्होंने उस जगह बिठाया है, तो उस जगह बैठने के लिए सबसे बड़ा जो पिलर था ना, वो हमारी सास थी। जो सच है वो बोलना चाहिए ना। और अगर मेरी सास मुझे जो बाकी बहुएं होती है उनकी तरह अगर मेरी सास भी मुझे टॉर्चर करती, ये दे वो दे, ऐसा कर, ऐसा ऐसी रहे, अगर वो करती तो दूसरी बहू की तरह मैं भी अपनी सास की चुगली करती। लेकिन आओ बहन, चुगली करने वाली सास है ही नहीं मेरी, तो क्यों बताऊँ ना मैं। तो एक एक जैसे एक रेगुलर मैरिज में भी रहता है कि एक कपल में मोमेंट्स होते हैं इनसिक्योरिटी के, पोजेसिवनेस के होते हैं, तुमने इससे बात क्यों की, उससे बात क्यों की। एक रिलेशनशिप में होता है, क्या आप लोगों में कभी होता है कि वो किसी से बात करती है, कोई एक वो तो नहीं करते, लेकिन हाँ मैं आप करते क्या होता है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से मैं सोशली इधर उधर जाना, ये वो, कभी कभी बच्चे होते हैं तो वो माँ भी कहते हैं, लेकिन वो आके अपने हक करना या फिर मुझसे बात करना, तो कभी कभी मुझे लगता है इनके फेस पे इनसिक्योरिटी कि इनसे बात कर रही है वो, लेकिन इन्होंने कभी बोल के नहीं दिखाया। आपको लगता है, आपको होती है परेशानी? ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो सच नहीं है, ये तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ। कुछ होता है। ये अभी बस देखो, कहते हैं, ये मुझे तुझ पे विश्वास है। जिस जगह पे बैठी ना, वो जगह पे तो कोई ना कोई मिलने आता है, कोई पैर पकड़ता है, कोई माँ से मिलता है, तो आप उन नहीं सोच सकते ज़्यादा। हाँ, मतलब उनकी इनसिक्योरिटी इतनी रहती है कि कहीं ये अभी एक स्टेज पे है या एक पद पे है, तो कहीं मेरे साथ ना छूट जाए। हमेशा बस वो एक ही बात कहते हैं कि मुझे साथ तुझ ना पे छूट जाए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जिस तरह लोगों से मिलती है, प्रोग्राम में अटेंड करती है, तो ऐसा नहीं कि हर जगह पे लेडीज रहेगी। अभी इतना सारा ऑफिस रहता है, लेडीज ना थोड़ी रहेगी, आदमी ना जेंट्स थोड़ी भी होते हैं, रहेगी, आदमी जेंट्स भी भी होते हैं, सब साथ में रहते हैं ना, ऐसा। तो उनको लगता है, समझ रही हो ना आप। समझ रही हूँ मैं। मेरी वजह से आपको भी बहुत क्लैरिटी मिल गई उनके दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं तो उन्होंने शायद कुछ बोला नहीं था। नहीं बोलते हैं वो, बहुत बोलते हैं वो। हाँ, मतलब कुछ देर के लिए मैं चुप बैठूं तो बस आप वही बोलते रहेंगे, ऐसा अरे भी ऐसा है। कुछ ऐसा तो बहुत शांत लग रहा है अभी। शांत बिल्कुल नहीं है। वो बस दिखते शांत है, जो शांत होता है ना वो कभी शांत नहीं होता है। ये मेरे लिए तो ये मेरे भोले महादेव है,
थोड़ी देर के लिए नहीं, बस लेकिन जब गलत होता है, जब गलत होना समझता है तभी मैं बोलता हाँ तभी मतलब वो मैं बोलता किसी को चिल्लाऊं या विदाउट रीजन में किसी से कुछ बोलूं तो ये मुझ पे चिल्लाते हैं, ये बोलते हैं तू एक सोशल पर्सनैलिटी है, तुझे ये चीज़ करनी चाहिए, तुझे वो नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत बार ना हमारे महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि जैसे सपोज गाड़ी के आगे कोई आ गया तो हम लोग चिल्ला के उसको कुछ बोल देते हैं। तो ये वाला तो सब इन्होंने बंद कर दिया। मतलब मेरा ना गुस्सा था ना एक, ये गुस्सा अच्छा, गाली वाली दे देना गाड़ी के सामने कोई आ गया तो। कोई आए तो हाँ सुनो, वो। तो ये तो मतलब ऐसा कंट्रोल में कर लिया है मुझे। मतलब इनका कहना है कि तू एक सोशल पर्सनालिटी है तो कुछ भी हो सकता है, तुझे कुछ नहीं बोलना है। मैं हूं ना, मैं बोलूंगा, आदमी का काम होता है बोलना, तू चुपचाप बैठी रहे। अगर तुझे लगता है कि कुछ ओवर एक्स्ट्रा हो रहा है तो तू बस हाँ नहीं इतना बोल, लेकिन तू रिएक्ट मत हो। तो वो जो आपका ट्रांजिशन है बिल्कुल गुस्से से एकदम शांत स्वभाव तक, वो कैसा था? नहीं ऐसा कहते हैं ना कि माँ काली का रौद्र स्वरूप शांत करने वाला कौन था? महादेव थे। मतलब माँ काली को शांत करने वाले भी पति थे, तो मुझे लगता है शिव लक्ष्मी को शांत करने वाले भी पति ही है। बहुत सारी बातों पे ना कंट्रोल उन्होंने कर दिया है। अगर मैं चिल्लाऊँ या गुस्सा हो तो वो बस ऐसा टच कर देते हैं। मतलब मुझे समझ में आ जाता है कि अभी मुझे शांत होना है, या फिर अगर मैं लिटरली मैं गुस्सा होने वाली हूँ तो वो पहले ही सब्जेक्ट काट देते हैं। और फिर अगर जब हम अकेले हो ना, मैंने एक देखा है, बहुत सारे पति देखे हैं मैंने कि जो पति 4 लोगों में भी अपनी औरत की इज्जत नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये ना 4 लोगों में सब देख लेंगे। जैसे आपने थोड़ी देर पहले उनसे ही सुना कि कई सभी जगह पे लेडीज नहीं होती है, कई मर्द भी होते हैं, ये वो सब देख लेते हैं। मतलब पूरा इंस्पेक्शन होता है। और फिर जब बेडरूम में हम दोनों होते हैं तब बेडरूम में ये सारी चीज़ें मुझे सुनाई देनी, तो मुझे सॉरी ही कहना पड़ता है, सॉरी इसके बाद नहीं होगा, ऐसा कह के मैं शांत हो जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस घोड़े पे बैठी हूँ ना उसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो बस आगे बैठी हूँ, वो घोड़े को ये चला रहे, तो लगाम भी इनके हाथ में। और हर बीवी की लगाम अपने पति के हाथ में नहीं होती, पत्नियों के हाथ में भी लगाम होती है। लेकिन हम दोनों ने ना एक दूसरे को इस तरह से समझ लिया है कि मुझे पता है कि किस जगह पे मैं गलत हो रही हूँ तो मुझे इनका सुनना है। 5 साल में तो मुझे लगता है वो कोई गलती करते ही नहीं है। लिटरली मैं ना ढूंढती रहती हूँ कि कहाँ गलत मिले, कहाँ गलत मिले, कहाँ गलत मिले। हाँ, लेकिन सुनाने को मिलता ही नहीं है मुझे। हाँ, वो वाली एक फीलिंग रह गई एज ए पत्नी कि अपने पति को डांटने वाली, तो वो होता ही नहीं है। क्योंकि इतना इतना काम डाउन रहते हैं ना वो, कि इतना काम रह के वो किसी भी चीज़ को बहुत फ्लुएंटली हैंडल कर लेते हैं। देखिए ना, इतनी बड़ी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं मतलब। जब आपने इनसे शादी करने का डिसीजन लिया तो आपके आसपास आपको तो बहुत सारे लोगों ने शायद बिठाया होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसी आपको पर्सनली जैसे घर पे बात की, तो घर पे आपने किस तरीके से ये बात निकाली, या अपने रिलेटिव्स या किसी से, दोस्तों से? हाँ, दोस्तों से। जब मैं पहले से वैसा है, पहले से घर के बाहर जॉब करता था तब भी ऐसा है। जो मेरे को करने का है ना वो खुला करता है, छुप छुपा के नहीं करता, वो सबके सामने करता है। दोस्त उनके बहुत सारे बोलते थे उनको। अच्छा, क्या बोलते? नहीं वैसे नहीं कुछ, तो आता नहीं, वो ऐसा किया, शादी की, किन्नर के साथ शादी की, ऐसा। उनसे बातचीत होती है अभी, वो टच में है? सबके साथ बात। अभी उन लोगों ने अभी उनके साथ कैसे? मुझे भाभी भाभी बोलते हैं। वीडियो कॉल आया तो मैंने कहा कहाँ है भाभी, कहाँ है भाभी, तो वहाँ से भी बोले क्या भाभी क्या चल रहा है। बस ये वाला तो इन्होंने पूरा सेट कर दिया है। और हमेशा मतलब इनका एक डायलॉग था फेमस, ये बोलते थे कि लोग गधे पे भी नहीं बैठने देते और पैदल भी नहीं चलने देते। चलो अभी हम लोग जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, तो अभी लोगों ने गधा हटा के हम लोगों को घोड़े पे बिठा दिया है। मतलब एक ऐसा पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है दोनों का कि लोग हमारे कमेंट्स में या फिर हम लोगों को ये कहते हैं कि आप लोगों ने करके दिखाया। उसके बाद बहुत सारी शादियाँ हुई, बहुत सारे कपल्स बने, लेकिन ससुराल जाने वाली शायद मैं पहली किन्नर थी। एक्सेप्टेंस के साथ। और सिर्फ एक्सेप्टेंस ही नहीं, ऐसा प्यार मिला कि मतलब हाँ लिटरली, मतलब मैं कभी कभी शॉक हो जाती हूँ कि 5 साल हो गए, ऐसा वाला भी है। और ये कहते हैं बस 5 ही साल हुए। अच्छा, आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि इतना जल्दी टाइम निकल गया? अरे बिजी इतने रहते तो खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, टाइम निकल जाता है सर।
आपने बच्चा अडॉप्ट किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। एडॉप्ट नहीं मैं कह adopt सकते हैं। मेरे जो छोटे देवर है, उनका जब बच्चा हुआ था उस वक्त उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, मेजर एक्सीडेंट हुआ था। उसमें उनका थोड़ा दिमागी हालत के बारे में डॉक्टर ने कुछ रिस्क बताया था। तो उस वक्त हमने डिसाइड किया कि इस बच्चे को हम दोनों संभालेंगे। बाहर का या फिर किसी अनाथालय से कोई बच्चा लाने से अच्छा या कोई बच्चा अडॉप्ट करने से अच्छा घर का ही जो बच्चा है उसको ही हम लोग अपना बच्चा समझ के संभालते हैं। तो रुद्र नाम है उसका और उसी को हम अपना बच्चा कह के आज सब लोग मतलब वो इतना ये हो गया है कि वो हम दोनों को मम्मी पापा ही कहता है। रोज उसको हम दोनों को देखना है, कुछ भी चीज हो, छोटी सी भी चीज हो, अगर उसको बोल दिया जाए वो नींद में है, अगर उसको उठ के बोल दिया कि तेरी मम्मी आके चली गई तो पूरे घर में डंडा लेके सबको मारते घूमेगा। क्यों? मेरी मम्मी आई मुझे बताया क्यों नहीं, या फिर पूरी गली में मुझे ढूंढेगा या फिर इनको ये करेगा। खुद ही फोन लगाता है उसको मेरे रील्स देखने। अभी कितने साल का है? अभी 2 अभी 2 साल। साल का है। हमारे एनिवर्सरी के 8 दिन बाद वो 2 साल का हुआ। अच्छा, तो चल रहा है। दोनों ने उस बच्चे को ऐसा करना है हम दोनों को कि लोगों को दिखाना है कि एक बच्चा किन्नर भी संभाल सकती है। जैसे शादी करके पत्नी का धर्म निभा सकती है, उसी तरह माँ का धर्म भी किन्नर अच्छी तरह से निभा सकती है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि अभी 5 साल के बाद अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे ये बोल रही हूँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरा शादी हुआ था तो मैंने बहुत सारे चैनल्स पे या बहुत सारी जगह पे ये बोला था कि वंश के बारे में अगर आप लोग बोल रहे हो तो हम लोग बच्चा अडॉप्ट करना ज़्यादा ये करेंगे। तो अभी 2 साल हो गए हमारे साथ बच्चा है। तो अभी मैं ये सोचती हूँ कि अगले 10-15 सालों के बाद जब मेरा बच्चा 10th पास हो जाए अच्छे नंबरों से या 12th पास हो जाए, तब तक हम दोनों ये ज़िंदगी देखें, लोगों को पता चले कि हाँ ये शिवलक्ष्मी संजय का बच्चा है। वो वाला भी फीलिंग फील करना है मुझे। तो उसके अपब्रिंगिंग में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप कॉन्शियसली डालना चाहते हो? क्योंकि वो और थोड़ा बड़ा होने के बाद वो और आपसे सवाल पूछेगा, आपके मैरिज के बारे में पूछेगा, राइट? तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप उसको विथ टाइम बताओगे और किस तरीके से बताओगे? जब वो थोड़ा सा मतलब अभी मैंने सोचा है कि उसको एक ऐसी पर्सनालिटी बनाऊंगी, जैसे मुझे आईएएस करना था तो मैं नहीं कर पाई, तो मैं उसको उस तरह से संस्कार दूंगी कि वो आईएएस बने या फिर वो ऐसे ओहदे पे पहुंचे कि वो एक अच्छा इंसान बने। और जिस तरह से इन्होंने एक्सेप्टेंस दिखाया अबाउट किन्नर कम्युनिटी, उसी तरह से वो दुनिया में स्त्री पुरुष या किन्नर इसमें भेदभाव ना करते हुए वो एक ऐसी पर्सनालिटी बने उसके लिए सारे लोग कॉमन हो, एक समान हो। या किसी जाति धर्म का या फिर किसी कम्युनिटी का ना हो, एक समान वो समझे। और वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता रहेगा उसको मेरे बारे में या फिर हम दोनों के बारे में जो रियलिटी है वो बताना। उसके बाद उसको दुनिया में तुझे किस तरह से हम लोगों ने स्ट्रगल किया है, वो स्ट्रगल आगे की पीढ़ी को ना करनी पड़े, इसीलिए उसको उस तरह से रेडी करना है। और 10 सालों में 15 सालों में जब भी और मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा तभी मेरा रुद्र लोगों को कहेगा कि ये तू उनको क्यों कह रहा है, मेरी मम्मी भी किन्नर है। ये वाला वर्ड मुझे उसके मुंह से सुनना है, क्योंकि वो जो फीलिंग रहेगी ना मेरे लिए एक किन्नर के लिए, वो वाली फीलिंग बहुत बढ़िया है कि वो 10th में है या फिर वो 5th में 6th में है और वो स्कूल में है। और पेरेंट्स मीटिंग में, मतलब ये मेरा इमेजिनेशन है, टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग है और उसमें मैं जा रही हूँ, हम दोनों जाते हैं और बच्चे फिर उसको चिढ़ाते, अरे इसकी मम्मी हिजड़ा है, इसकी मम्मी हिजड़ा है। तो वो लोगों को बताए कि हाँ आई एम प्राउड ऑफ कि मेरी मम्मी एक किन्नर है, मेरी मम्मी किन्नर देवता है, या फिर मेरी मम्मी। आपको इस बात का गर्व है? हाँ बहुत गर्व है मुझे, ऐसे गर्व ही है क्योंकि आई एम स्पेशल। मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान ने कुछ सोच समझ के ये सब किया होगा ना, हम तो खुद कुछ सोचते नहीं है। पर कभी तो ऐसे मोमेंट्स आपके लाइफ में बचपन में आए होंगे जब आपको तकलीफ होती होगी या समझता नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है? हाँ बहुत सारी है। जब मैं स्कूल में अचानक से डांस करने शुरू कर दिया जब, तो बच्चे मुझे मतलब चिढ़ाते थे, छक्का गुड मामू ये सब चिढ़ाते थे। तो मुझे लगता था कि मुझ में ऐसा क्या अलग है ना कि लोग मुझे चिढ़ाते हैं। या फिर जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई कॉलेज की ज़िंदगी में भी मैंने देखा कि मेरा नाम छोड़ के बच्चों को मुझे कोई ना कोई निकनेम देना था, वो भी फीमेल निकनेम देना था। तो तभी से मुझे पता था कि मुझ में कुछ अलग हो रहा है। तो कैसे फील होता था उस वक्त पे, क्योंकि तब तो आप बहुत छोटे थे? हाँ तो मुझे उतना समझता नहीं था ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये बस क्वेरी थी। और मैं ये सब चीज़ें अपनी मम्मी के पास बोलती थी। तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी
कि बेटा जो आज हंसेंगे ना वो तेरी बातें सुनने के लिए फर्स्ट रो में बैठेंगे, तो तुझे ना बस करना है, तू नाच के भी जिंदगी गुजार सकती है। लोग कुछ भी बेच सकते हैं, मिट्टी बेचने वाले की कला होती है, इसलिए वो मिट्टी भी बेचता है। तो तू अपनी जो बातें है, तू अपनी मोटिवेशनल जो भी बोलती है, ये अगर तू लोगों को भी बताएगी ना तो वो भी बिक जाएगा। और लिटरली आज वैसा ही है। मोटिवेशनल स्पीकर। बुरा फील होता था मुझे, लेकिन मेरी मम्मी तब मेरा सपोर्ट थी कि वो मुझे कहती थी तू जैसा भी है ना तू मेरा है, तू लड़का हो या लड़की हो, तुझे भगवान ने बनाया है ना, तू तो मेरी कोख से आया है, तो तू किसी अलग जगह से नहीं आया है, तो तुझे भी जो है वो भगवान ने दिया हुआ एक्सेप्ट करना है। लेकिन तेरे पापा, मतलब मेरे पापा स्ट्रिक्ट थे, तो मेरी मम्मी कहती तेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, जीते जी तो तुझे कन्वर्ट नहीं होने देंगे। तो मम्मी पापा जाने के बाद ही तो मैं ये हुई ना, तो उसको एक्सेप्ट करने का तरीका मेरी मम्मी से मैंने सीखा। उसके बाद मम्मी पापा के बाद अगर किसी ने मुझे समझ लिया तो वो मेरी सास और संजय थे। ये तो आज भी बहुत सपोर्टिव है, कुछ गलत करती हूँ तो उसके बारे में भी बोलेंगे, कुछ अच्छा करती हूँ तो उसके बारे में भी बोलेंगे। मतलब उनको जब प्यार आता है तो प्यार आता है, जब गुस्सा आता है तो गुस्सा आता है। एक नॉर्मल पति पत्नी वाला सब कुछ। तो अभी अगर प्यार आता है तो किस तरीके से आप कुछ बोल, हाँ, या आपको भी, क्योंकि इसके पहले जब हम सुनाइए प्लीज। एक ही गाना सुनाते 5 साल से। चलेगा, हम सुन सकते हैं। हाँ हाँ, एक ही गाना हम दोनों बैठ के फिर वो गाना गुनगुनाते हैं, फिर वो भी वही गाना गुनगुनाते हैं कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। ये वाला फीलिंग है ना, ये वाला हर किन्नर को चाहिए, और यही यही है। और अभी शायद वो मतलब इस गाना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पता है उनकी आंखों में उनको वो चाहिए, और अभी उनको लगता है कि अभी मैं रो दूंगी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रोने वाले हैं। तो ये ना खुशी क्या है कि एक किन्नर होके भी कैमरास के सामने या फिर इतनी सारी पब्लिक के सामने एक औरत की तरह एक आदमी के साथ बैठ के डंके की चोट पे। डंके की चोट पे पति पत्नी वाला फीलिंग है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और बस ये एक किन्नर को क्या चाहिए होता है ज़िंदगी में, धर्म का काम करे, और वो भी औरत की तरह अगर बनी है तो औरत की तरह वो सारा करे। क्या लगता है आपको, ये आपको ऑब्वियसली एक पेडिस्टल पे रखती है कि आपने उनके लिए इतना किया है, इतना प्यार, इतनी इज्जत दी है, आपकी लाइफ चेंज करी है, वो इतने देर से आपके बारे में इतना अच्छा बोल रही है, तो क्या आपको एक ये बहुत प्रेशर फील होता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कि आगे भी इतना तो करना ही है मिनिमम? क्या है, जब तक जीवित है तब तक। बट एक कभी स्ट्रेस आता है या टेंशन आता है कि अरे मुझे ये सब कुछ हमेशा के लिए करना है, कुछ गलत नहीं हो जाना चाहिए, या मेरे से कुछ गलती नहीं हो जाती? टेंशन नहीं आता है कभी, नहीं आता है कभी। बहुत ऐसे फ्लुएंट है वो नहीं वो आता होते हैं, हूँ ना मैं, बस तू चल, इतना ही है उनका। और यही वाला ना मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ऐसा जो मर्दाना वाली जो ये होती ना, ये सभी चीज़ें वो मुझे समझाते हैं कभी कि हाँ मैं तेरा पति हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ वो सच है, मैं बोल रहा हूँ वो सही है। तो ये ऐसा वाला भी है, लेकिन किस लिए है कि मुझे अच्छा कुछ करना है तो उनको देख के करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आज भी मेरी साड़ी की कोई भी कलर या किसी भी तरह का चॉइस करना है तो वो आज भी वही करते हैं, उनका कपड़े का चॉइस भी मैं करती हूँ, सभी जो है। उनके लिए कुछ गाना गा दीजिए आप, वो उन्होंने आपके लिए इतना अच्छा गाया है। नहीं गाएगा ना। एक गाना कुछ एक गाना तो बनता है, वो हमेशा आपके लिए इतना अच्छा गाने गाती है। से ये गाना वही सुनाते हैं, और यही गाना सुनाते हैं। और थोड़ा सा शर्मिला टाइप में, क्यों उनको लगता है कि उनका हिंदी एसेंट अच्छा नहीं है, या फिर उनको लगता है कि तू इतना अच्छा बोलती है, अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मेरी वजह से लोग तुझे ट्रोल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज भी वो समझते हैं। जिस जगह पे उनको लगता है ना कि
यहाँ पे मेरा कोई रोल नहीं है, तो उस जगह से वो बहुत दूर होते हैं। लेकिन जिस जगह पे उनको लगता है ना कि नहीं यहाँ पे मेरे सिवा कुछ नहीं हो सकता है, उस जगहों पे वो मेरे से पहले खड़े होते हैं। ये सब। और फैमिलीज में तो देखो ना, 5 साल के से कोई भी ऐसा बिग वाला झगड़ा नहीं है हम दोनों का। छोटा मोटा तो है, मतलब ये उठाया क्यों नहीं, ये रखा क्यों नहीं, ये डाला क्यों नहीं। तो छोटे मोटे झगड़े तो हर जगह। हाँ, ये होता रहता है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं कि उनके बारे में मैं बता रही हूँ। क्यों कि एक लड़का है जो नॉर्मल स्ट्रेट बॉय है, कि उस बॉय को एक किन्नर को पत्नी की तरह 5 साल से संभालना है, और वो फिर भी एकदम शांत है ना, कि उसको लगता है कि मेरी पत्नी है। दोस्तों को भी या लोगों को भी या रिश्तेदारों को भी वो बहुत मतलब इससे बताता है, प्राउडली बताता है, हाँ शी इज माई वाइफ। ये वाला सुनना होता है हर बीवी को। मैंने बहुत सारे देखी, अगर काली कलूटी छोटी मोटी ऐसी कोई बीवी हो तो बहुत सारे पति फोटोज भी नहीं निकालते हैं, वीडियोस नहीं निकालते हैं, या फिर 4 लोगों में पत्नी को ले जाना पसंद नहीं करते हैं। मैं किन्नर हूँ, फिर भी 4 लोगों में गले में हाथ डाल के मेरे साथ गाना गाते हैं। आज भी 2 व्हीलर पे मुझे घुमाते हैं। मुझे अगर लॉन्ग ड्राइव करनी है तो 4 व्हीलर में नहीं, लेकिन ये बुलेट निकालेंगे, बुलेट पे बिठा के 10-15 किलोमीटर का चक्कर मार के लाएंगे, और फिर बोलेंगे हो गया, चल अभी तुझे पानी पूरी खिलाता हूँ। बस मेरा गुस्सा वहीं पे ठंडा हो जाता है। हाँ, ये वाला भी एक फीलिंग उन्होंने मुझे दिया है। किन्नर अखाड़ा में भी आप है, तो ममता कुलकर्णी इसमें आई है, और ऑब्वियसली वो एक किन्नर नहीं है, तो और उसके बारे में बहुत, उनके बारे में कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, कंट्रोवर्सीज तो होती रहती है, लेकिन देखिए ना, अभी हमने पूरे इंटरव्यू में हमने ये बात की कि लेडीज और किन्नर दोनों के बारे में बात की। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर ये उपदेवताओं की श्रेणी में आते हैं। ममता जी एक कलाकार है। कलाकार मतलब वो एक गंधर्व या एक यक्ष में आती है, तो वो भी वो डिजर्व करती है। उन्होंने जो संन्यास लिया है तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है। उन्होंने अपनी 22 ईयर्स की तपस्या है। दुनिया से दूर रहना इतना आसान नहीं है। अकेले रहना, एकांत भगवान की तरफ लेकर जाता है, तो उन्होंने वो सारा किया। एकांत हमेशा हमें बुक्स पढ़वाता है, बहुत सारी रीडिंग्स की स्पिरिचुअलिटी के तरफ हम लोगों को ले जाता है। उन्होंने वो सब किया, तप, साधना, ध्यान, ज्ञान, ये सारी बातें सीखी। देन आफ्टर 22 ईयर्स वो किन्नर अखाड़ा में महामंडलेश्वर बनी। वो महामंडलेश्वर है और वो रहेगी। हम किन्नर लोग ऐसा मानते हैं कि स्त्रियों ने या पुरुषों ने हम लोगों से भेदभाव किया, लेकिन किन्नर अखाड़ा स्त्री, पुरुष या किन्नर ऐसा कभी भेदभाव नहीं करेगा। किन्नर अखाड़ा का हाथ हमेशा खुला रहेगा, और उसमें स्त्री हो, पुरुष हो या किन्नर हो, सभी का स्वागत है। इसीलिए ममता जी का भी बहुत प्यार से स्वागत किया गया। ममता जी के बारे में कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो न्यूज़ में, मीडिया में बहुत सारी अलग अलग तरीके से आई थी, लेकिन उन सभी पास्ट के बारे में, हाँ, लेकिन उन सभी चीज़ों से वो सभी घटनाओं से वो अभी बरी हो चुकी है, और ये सब लोगों ने दिखाया है। फिर भी बस किसी को ट्रोल करना है या फिर किसी के बारे में व्यूज़ इकट्ठा करने हैं, तो कंट्रोवर्सीज करते रहते हैं लोग। और आजकल आप देखिए कि जो हमारे भारत का 4th पिलर हम जिसे कहते हैं मीडिया, तो बहुत सारी ऐसी मीडियाज़ भी हो गई है कि वो पेड मीडियाज़ हो गई है, या फिर ऐसी मीडियाज़ है कि जिनको सच्चाई नहीं दिखानी है। बहुत ऐसी जगह पे है कि जो दिखाना है वो छुपाकर वो अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, मतलब इधर से खाओ या गोल घुमा के खाओ, लेकिन मीडिया को वो दिखाना अलग है। तो उसी तरह से ममता जी का कैरेक्टर भी मीडिया ने वैसा ही दिखाया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है जो जितने दिन मैंने उनके साथ किन्नर अखाड़ा में बिताए, या फिर अभी कुछ 15 दिन पहले भी मैं उनके साथ थी, उनके साथ खाना खाई हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, उनके साथ घूमती हूँ, तो मैंने देखा है कि आप अगर 10 मिनट उनसे मिलो तो ऑन 11th मिनट्स कि आप कहोगे कि सच में ये डिजर्व करती है महामंडलेश्वर पद। बिकॉज उनमें उतनी स्पिरिचुअलिटी आ गई है, उनमें उतनी ऐसी धारणा हो गई है उनकी ईश्वर के बारे में कि वो बस हिंदू सनातन धर्म के प्रचार के लिए खुद को समर्पित कर चुकी है, और आगे भी वो करती रहेगी, क्योंकि उन्होंने अभी ये सब चीज़ें कर ली है। स्वयं का पिंडदान करके अपने को एक अलग राह पे लेके जाने के लिए कोई हिंदू बच्चा अगर हिंदू सनातन धर्म में प्रवेश करके संन्यास लेता है और हिंदू सनातन धर्म के बारे में बोलता है, तो मुझे लगता है इसका विरोध करने वाले कट्टर हिंदू सनातन के विरोधक है।
तो जो बोलेंगे वो विरोधक है, वो सनातन को नहीं मानते होंगे, और जो नहीं बोलेंगे वो सच में उनको लगता है कि हिंदू सनातन धर्म ऐसा श्रेष्ठ धर्म है जिसमें किसी भी लिंग का, किसी भी भेदभाव का जगह नहीं है, और वहाँ पे कोई भी आ सकता है, फिर वो कितनी भी बड़ी हस्ती हो, उसको वहाँ आने का हक है। बहुत बड़े बड़े लोग आप देखिए कि जिन्होंने संन्यास लेके अपनी अपनी जिंदगी या भगवान के समर्पित कर दिया। आप जैन दीक्षार्थियों के बारे में आपने सुना होगा, अपनी पूरी प्रॉपर्टीज को वो डोनेट करके वो दीक्षा लेते हैं, दिगंबर दीक्षा लेते हैं या फिर श्वेतांबर दीक्षा लेते हैं, तो वो भी करते हैं ना। बस ये एक कैरेक्टर थी जो फिल्म में रोल प्ले करती थी, यानी वो कलाकार थी, और देव दानव यक्ष गंधर्व, गंधर्व यानी वो भी कलाकारों में आती है। तो मुझे लगता है कि वो भी उपदेवताओं की श्रेणी में अभी पहुंच गई है, क्योंकि वो किन्नर देवताओं के साथ एक सनातन के कार्य में जुड़ गई है। उनका स्पिरिचुअलिटी का अध्ययन इतना अच्छे से हुआ है कि उनको महामंडलेश्वर बनना ये बहुत अच्छा निर्णय था। और मुझे लगता है कि ममता जी सच में ये सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभाएगी, और वो सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगी। तो वो महामंडलेश्वर ही रहेगी, और महामंडलेश्वर पद पे वो हिंदू सनातन धर्म का ध्वजा हर जगह पे लहराएगी। तो उनसे जब आपने बात की तो कभी ऐसा लगा कि वो एक एक्ट्रेस रह चुकी है, या बहुत उनका ट्रांजिशन आपको? स्वयं का पिंडदान कर दिया ना, तो उन्होंने पिछली जिंदगी तो छोड़ ही दी है। और कहा लिखा, देखिए आपने सनातन में अगर कुछ कहानियां पढ़ी होगी तो वाल्या कोड़ी भी तो वाल्मीकि ऋषि बने ना, वो बने थे कि नहीं? वो भी तो एक ये थे, तो वो वाल्मीकि ऋषि बने, जिनका आज इतना बड़ा नाम है, जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। तो ये इतने बड़े पद पे पहुंच सकते हैं, जो एक कोली थे या डकैत थे वो पहुंच सकते हैं। अंगुलीमाल जी की कहानियां सुनिए, वो भी तो बन सकते हैं ना। तो ये सब एक राक्षस कुल में रहने वाले, अगर आप रामायण में जाइए तो रावण के बंधु जी के बारे में भी आप सुनिए। परिवर्तन ये भगवान करवाता है, अंतर्मन से आता है। धर्म के लिए कुछ करना ये उनके अंतर्मन से आया है। तो वो अगर एक बार भगवान से जुड़ गई है तो मुझे लगता है उन्होंने पिछली जिंदगी को छोड़ दिया है, और अभी सोशली भी हो या पर्सनली भी हो, वो जब भी बैठती है वो बस सनातन के बारे में, धर्म के बारे में, भगवान के बारे में ही चर्चा करती है। और जितने आजू बाजू लोग बैठे हैं ना, वो ऐसे देखते हुए उनसे बात करते रहते हैं कि कितना ज्ञानी बातें करती है वो। तो मुझे लगता है कि यस, शी डिजर्व इट कि वो ये सब कर रही है। महामंडलेश्वर बनी है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया जाता है अखाड़े में। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में आपने, जैसे आपने शादी की, तो ये एक बहुत बड़ा एक मतलब ये बहुत बड़ी बात हुई, एक बहुत अच्छी बात हुई। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में क्या आपको लगता है कि आपके इस मूव के वजह से क्या आपने कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाई हो? देखिए, पहले भी ट्रांसजेंडर्स का यूज़ किया जाता था कि उनके साथ अफेयर्स होते थे, या फिर उनके पैसों के लिए अफेयर्स होते थे, फिर उनको छोड़ दिया जाता था। फिर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, सच्ची घटनाएं हैं कि उसको, उनका प्यार उनसे दूर हो जाने के बाद ट्रांसजेंडर्स एक तो सुसाइड करती है, ट्रेन के नीचे आना, जहर पी लेना, बावड़ी में जान दे देना, ये सब चीज़ें, सुसाइड अटेम्प्ट करना, ये सारी चीज़ें ट्रांसजेंडर्स की आप सभी लोगों ने बहुत सारी जगह पे देखी होगी। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदला है वैसे वैसे आज लड़कों का और लड़कियों का सोचने का तरीका भी बदल चुका है। तो आज लड़के जानते हैं मेडिकल साइंस की वजह से कि व्हाट इज़ ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर सर्जरीज में भी अभी ये सारी है कि जो एक फीलिंग लड़की में होती है, जो सेटिस्फेक्शन होता है, वही एक ट्रांसजेंडर में भी होता है। और जितना आप लड़कियां सुंदर नहीं देखोगी, उससे ज़्यादा सुंदर सुंदर ट्रांसजेंडर भी आप देखोगी। एक तो मेरे सामने बैठी है। हाँ, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपनी गुरु के कहने पे जाती हूँ कि यस, मैं सुंदर हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद को सुंदर नहीं कहूँगी तब तक मैं सुंदर लगूंगी नहीं। तो ट्रांसजेंडर का वही होता है, सजना संवरना। जितना एक औरत नहीं सजती संवरती या खुद को संवारती है, उससे ज़्यादा ट्रांसजेंडर संवारती है। और लड़कों ने अभी ये देख लिया है कि लड़कियां धोखा दे सकती है, ट्रांसजेंडर कभी धोखा नहीं दे सकती। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि ट्रांसजेंडर को जो जिंदगी में नहीं मिलता है वो है प्यार, और इसीलिए अगर वो किसी से प्यार करे तो वो मर जाएगी, लेकिन वो नहीं छोड़ेगी। और लड़कियों का ऐसा है कि एक आया दूसरा गया। मैं बस लड़कियों को पॉइंट अप नहीं कर रही हूँ, लेकिन लड़कों के बारे में भी वैसा ही है। लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऐसी है कि उनमें स्त्री और पुरुष दोनों की भावनाएं हैं।
इसीलिए उनको पता है कि अगर मैं लड़का होता और मैं छोड़ देता तो क्या फीलिंग होती, और मैं लड़की हूं तो मेरे साथ ऐसा होता तो क्या फीलिंग होती। इसीलिए वो जिससे प्यार करती है पूरी शिद्दत के साथ प्यार करती है। अब बहुत सारी ट्रांसजेंडर्स लव स्टोरीज अभी देखिए कि बहुत है इंडिया में। हमारी मैंने देखा है कुछ सालों पहले यूपी में भी बहुत सारी ट्रांसजेंडर की सामूहिक विवाह हुआ था। आज भी वो सारे जोड़े कपल्स अपने एक दूसरे के साथ है। बस इतना ही है कि वो अलग अलग रह रहे हैं। बस मैंने इतना बस अलग किया कि हाँ शादी हो सकती है, बस मुझे भी लड़की की तरह अगर मैं रह रही हूँ तो लड़की की तरह मुझे भी ससुराल में जाना है। तो ये एक मोटिवेशन नहीं कहूंगी, लेकिन ये ऐसा पड़ाव कहूंगी जिंदगी का कि कोई कुछ भी कहे मुझे ये करके दिखाना है। और 5 साल से मैं इनकी वजह से ये कर पा रही हूँ। और मीडिया और सभी आप जैसे लोग हैं जो समझ पा रहे हैं कि हमारी फीलिंग्स क्या है, तो इन्हीं फीलिंग्स की कदर करने वाले आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतने 5 सालों में हमारे जैसे कपल्स को अभी भी टिका के रखा है। इसीलिए वो देख देख के बाकी लोग भी अब शादियां कर रहे हैं। बहुत सारी अभी महाराष्ट्र में 2 शादियां ऐसी हुई है हमारी शादी के बाद कि वो भी अपने ससुराल जाके रह रही है। फर्स्ट इज फर्स्ट कि हमने किया ना, बस कर दिया। हमको आपने एग्जाम्पल सेट किया, ऐसा भी कह सकते हैं, कोशिश की थी। शायद वो कोशिश और कोई भी चीज़ कोई पहला इंसान करने वाला उसके लिए बहुत करेज लगता है जो आपने किया है। हाँ, बहुत सुना भी है लोगों का, लोगों ने बहुत सुनाया भी, गंदा सुनाया है, अच्छा सुनाया है। सबसे बुरी बात जो आपको किसी ने कही होगी जो बहुत दिल दुखा आपका? हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों ने बोल दिया था। मतलब मुझे कहा था कि तू समझदार है, तूने एक लड़के की ज़िंदगी खराब कर दी, उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। तो तभी मुझे सच में बहुत बुरा लगा था। मैं बहुत रोई थी इनके पास, 3 दिनों तक रो रही थी कि देखो ना ऐसा कह रहे हैं लोग। तो ये मुझे कहते थे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो तू लोगों की तरफ ध्यान मत दे। तो मैंने वो बहुत कोशिश करते करते वो जो एक हार्ट टचिंग मोमेंट था कि जब वो सब सुन रही थी और इनको बता रही थी, तो ये मुझे बोलते थे कि वो लोगों का मत सुना, इतना मस्त कॉमेडी वाला फिल्म लगा, मस्त दोनों बैठ के कॉमेडी फिल्म देखेंगे, हम दोनों है ना, दोनों को जीना है ना, लोग क्या घर पे लाके देने वाले हैं। तो यही फीलिंग 5 सालों में भी उन्होंने रखी है आज तक। इसीलिए मुझे लगता है कि वो बैड मोमेंट भी मेरी जिंदगी से बहुत अच्छी तरह से बाहर चला गया। मेरा आखिरी सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट्स दिए हुए, उसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, अभी तो आपने तमिलनाडु का भी एग्जाम्पल देखा होगा, आंध्र प्रदेश का भी देखा होगा। हिंदू विवाह कायदा में भी अभी है मैरिज एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में, कि जो पर्सन खुद को लड़की की तरह कन्वर्ट करता है और लड़की बन के रहता है, उसे भी लड़की बनकर दुल्हन बनने का अधिकार दिया। सेकंड, अभी कुछ दिनों पहले ऐसा दिया है कि बस डाउरी की केसेस जो होती थी 148 सेक्शन ए की, तो बस अभी औरतें ही नहीं, किन्नर भी अभी डाउरी की केसेस, यानी जिसे हम लोग कहते हैं कि टॉर्चर करके, फैमिली में टॉर्चर होके, जैसे औरतों को जलाया, दहेज के लिए जलाया जाता था, ये किया जाता था, तो किन्नर के साथ भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए कोर्ट ने अभी उसके लिए भी प्रावधान दे दिया है कि किन्नर भी अभी दहेज की केस फाइल कर सकती है अपने फैमिली के अगेंस्ट, और वो भी औरत की तरह अगर शादी कर रही है तो वो भी औरत की तरह डाउरी की केसेस कर सकती है। तो ये दोनों जो जजमेंट है, ये मुझे लगता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक अलग पड़ाव है कि अभी मैंने शादी कर ली, अगर सपोज हम लोग कहेंगे, ये कभी होगा नहीं, लेकिन अगर सपोज मेरी शादी हुई है, मैं ससुराल में हूँ, और अगर इन्होंने मुझे टॉर्चर किया या मेरे ससुराल वालों ने टॉर्चर किया, तो मैं कहाँ जाऊंगी ना, मैं किसे बताऊंगी? क्योंकि लोग तो ऐसा कहेंगे ना, हे तू हिजड़ा है या तू किन्नर है, तू क्या केस करेंगी? क्योंकि पुलिस स्टेशन में ऐसी सारी चीजें 4 साल पहले तो होती थी। 2019 में नालसा जजमेंट आने के बाद भी अभी 2025 है, फिर भी लोगों को ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, नालसा जजमेंट है क्या ये पता नहीं है। मैं खुद पुलिस स्टेशन में जा के सभी प्रशासन से या पुलिस कर्मियों को ये बताती हूँ, जीआर दिखाती हूँ कि ऐसा प्रावधान है कि किन्नर कम्युनिटी के लोग भी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 18 में भी कुछ चीज़ें दी गई है, उसकी तहत हम दे सकते हैं।
और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 151 आईपीसी 151 में भी है कि कोई अगर मुझे किन्नर हिजड़ा या फिर किसी गे कम्युनिटी से रिलेटेड लोगों को ये करे तो मैं आईपीसी 151 के तहत भी मैं केस फाइल कर सकती हूँ। इट मीन्स कि अभी हम लोग इंडियंस है, ये भी प्रूव हुआ 1993 में। तो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट की सारी चीज़ें भी लोगों को समझानी पड़ती है। 2024 के बाद 2019 में भी ये हुआ, फिर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ऐसी अदर्स की कैटेगरीज बनी। अभी 2014 में हम लोगों ने नालसा जजमेंट के बारे में बहुत सारा स्ट्रगल किया, फिर 2019 में वो मिला कि अभी हक है। 2025 में 22 में हम लोगों को शादी करने का हक मिला कि पर कोई लीगल मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, बहुत सारी अभी भी करनी पड़ती है ना लीगल। जैसे कि देखिए, अगर हम किसी वकील के पास जाते हैं और उनको अगर कहते हैं कि हमें शादी करनी है, तो ट्रांसजेंडर और मेल की शादी के बारे में भी वकीलों को बहुत सारे पता नहीं है, उनको बताना पड़ता है लीगली, उनको ये सारी चीज़ें समझानी पड़ती है, तब वो सारी चीज़ें देखते हैं। फिर वो पहले परमिशन लेते हैं अपने सीनियर से, या फिर कोई सीनियर वकील के पास में भी जाके देखा है मैंने, फिर वो कोर्ट को इस बारे में बताते हैं, फिर उसमें परमिशन मिलके फिर वो शादी कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज या अदर, ये सब वो वाली बातें अभी पता चलने लग गई है। दिक्कतें क्या आती है कि केस फाइल करने अगर कोई ट्रांसजेंडर जाती है किसी भी तरह का, तो पहले तो पुलिस प्रशासन की तरफ से उसे कहा जाता है कि तुम लोग हिजड़े हो, जाके नंगा नाच करो, जाके तालियां बजाओ, तुम लोगों को क्या ज़रूरत है पुलिस की, तुम लोगों को क्या ज़रूरत है केस करने की, वो कहाँ से वकील लगाओगे, तुम्हारी औकात है क्या, इस तरह के वर्डिंग्स मैंने खुद सुने हैं पर्सनली। तो ये सारा चीज होता है, तो ये सब फेस करना पड़ता है। और ट्रांसजेंडर को तो पहले पुलिस स्टेशन में घुसते ही मतलब उनकी तरफ देखने का पुलिस वालों का एक अलग नजरिया हो गया। बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो समझते हैं हम लोगों की फीलिंग्स, नहीं तो बहुत लाइटली लेते हैं आपके। लाइटली मतलब वो कहते कि चलो कल आवाज साफ नहीं है, फिर कल जाओ तो वो कहते क्या काम है, हाँ बैठ वहां पे, सर आने के बाद बात करो। आप घंटों बैठे रहो। एक ट्रांसजेंडर अभी पिछले 15 दिनों में एक ट्रांसजेंडर सुबह 11 बजे से रात को 3 बजे तक पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी। शाम को 7 बजे उसने मुझे कॉल किया, तो मैंने कहा तू एक लेडी है और तू 5 बजे के बाद पुलिस स्टेशन में तुझे बिठाया किसने? तो उसने कहा ये ऐसा ऐसा पर्सन है। तो मैं खुद वहां पे 2 घंटे के बाद पहुंची, 9:30 को मैं वहां पहुंची। वहां जाने के बाद मेरा पहला सवाल था कि एक लेडीज पूरे जेंट्स पुलिस वाले होने के बाद पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है, आप लोगों का इंटेंशन क्या था? वहां से मैंने शुरुआत की, फिर मैंने जीआर दिखाए, फिर उसको जो गली के लोगों ने मारपीट किया था फिर उसकी केस फाइल की। तो मुंबई में न्यू मुंबई में पहली ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के जो केस फाइल की थी, एफआईआर की थी, वो उस लड़की के लिए मैं कर पाई थी, क्योंकि किन्ने यशोदय सामाजिक संस्था जो मैं सुमेधा लिमन जी के साथ चलाती हूँ, तो उसकी वजह से मुझे ट्रांसजेंडर्स को अभी ये बताना पड़ता है कि ये हमारे लिए हक है, वो हमारे लिए हक है, ये कर सकते हैं। पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं। जॉब्स हम लोग उनके लिए देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि ट्रांसजेंडर्स को अभी तक पता नहीं है, बिकॉज एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रहा है। अभी तो बहुत सारी पढ़ी लिखी है, बहुत कुछ बोल पाती है, कैमराज में सभी जगह पे आके बोल पाती है, लेकिन जो पुराने हैं या फिर वो जो नए आए हैं, जो बिना पढ़े लिखे कम्युनिटी में घुसे हैं, उनको तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं, तो उनको समझाना भी उतना ज़रूरी है। तो ये जिम्मेवारी बन जाती है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि उनको ये जो सुप्रीम कोर्ट से सारी चीज़ें निकल के आ रही है हमारे लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ऑलरेडी है लेकिन हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तो ये बताना चाहिए या पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच शिवलक्ष्मी जी, संजय जी, आप लोगों से बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा।